कहते हैं स्वास्थ्य जिसका ठीक रहता है जिंदगी में वही सबसे खुश रहता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है उत्तराखंड की कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इतिहास के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और आज की इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट से, जिनका नाम है डॉक्टर विक्रम सिंह। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार सर। नमस्कार। द कंचन नेगी शो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सर, आप सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, पूछना चाहेंगे कि आपने इसी स्ट्रीम को क्यों चुना और आपका अभी तक का सफ़रनामा कैसे रहा? पहले इस स्ट्रीम को क्यों चुना, क्योंकि सुपर स्पेशलाइजेशन जब मैंने ट्रेनिंग किया मेडिकल कॉलेज में, तो ये सब शुरुआत हुआ था। बहुत ज़्यादा सुपर स्पेशलिस्ट तब होते नहीं थे, खास करके नेफ्रोलॉजी वाली फील्ड में। तो किडनी डिजीज़ पहले भी और अब बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो हमने सोचा है कि ये एक फील्ड था जो थोड़ा सा लेस टस्ट था, कुछ हद तक कह सकते हैं हम। तो इसलिए हमने सोचा कि अगर मैं इस तरफ जाऊं तो हो सकता है मैं कुछ लोगों के काम आ सकूं, ऐसा मेरा मानना था। तो आपका सर सफ़रनामा, अभी तक की जर्नी कैसे रही है आपकी? मैं बेसिकली उत्तराखंड से ही मेरा जन्म है, देहरादून से ही हूँ, चक्राता में मेरा घर है। और मेरा स्कूलिंग कुछ गांव में हुआ, कुछ उत्तरकाशी के नौगांव नाम की एक जगह है, वहाँ पर हुआ। फिर मैं अपने ग्रेजुएशन के लिए एमबीबीएस करने लखनऊ केजी मेडिकल कॉलेज गया। वहाँ 4.5 साल के बाद मैं पीजीआई चंडीगढ़ से एमडी पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद डॉक्टरेट डीएम नेफ्रोलॉजी मैंने पीजीआई चंडीगढ़ से किया। उसके बाद मैं वहाँ से सीधे अपने राज्य आ गया। सबसे पहले मैंने जॉली ग्रांट हिमालयन इंस्टीट्यूट को एज ए फैकल्टी वहाँ ज्वाइन किया। उसके 5-6 साल के बाद मैं शहर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस बीच मैं दून हॉस्पिटल में और ऋषिकेश एम्स में भी काफ़ी समय तक एसोसिएटेड रहा हूँ एज ए फैकल्टी, टीचिंग फैकल्टी। जी डॉक्टर साहब, पूछना चाहेंगे कि किडनी तो हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, तो इसके फंक्शंस के बारे में मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं। जी, इसके 4 या 5 मेन फंक्शंस होते हैं। जो मेन फंक्शन है इसका, हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं डे टू डे की मेटाबॉलिक प्रोसेस में, उसको शरीर से बाहर निकालता है यूरिन के द्वारा। दूसरा, ये हमारे शरीर में पानी और सॉल्ट की मात्रा को नियंत्रित करता है कि किसी दिन हमने पानी अगर कम पिया तो हमारी किडनी शरीर से पानी कम निकालेगा। आज अगर हमने ज़्यादा पी लिया तो उसको ज़्यादा निकालेगा, क्योंकि हमारे शरीर को एक सीमित मात्रा में पानी या किसी दूसरे मिनरल की या सॉल्ट की आवश्यकता होती है। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि बुजुर्गों में कि डायलिसिस उनका होता है एक उम्र के बाद, तो ये डायलिसिस होता क्या है और इसके कारण क्या हैं? जी, डायलिसिस पहले तो किसी भी उम्र में आवश्यकता पड़ सकती है। तो किडनी डिजीज़ का पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा। बुजुर्गों में किडनी फेलियर के कारण कुछ अलग होंगे, ज़्यादातर केस में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। और यंगर इंडिविजुअल्स में जो कम उम्र वाले लोग होंगे उनमें कोई और कारण हो सकते हैं, लेकिन डायलिसिस किसी भी उम्र में ज़रूरत पड़ सकती है। अभी हमने किडनी फेलियर की बात की डॉक्टर साहब, तो किडनी फेलियर के क्या कारण होते हैं? हाँ, किडनी फेलियर जैसा मैं अभी बता रहा था कि किडनी फेलियर 2 तरह का होता है। एक एक्यूट होता है जो पिछले कुछ ही दिनों या 1-2 सप्ताह के अंदर में आया हो। एक पुराना किडनी फेलियर होता है जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, जो अब 3 महीने या इससे पुराना रह गया है, अब वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता। एक्यूट किडनी फेलियर आमतौर पे पानी की कमी, उल्टी दस्त होने से, कोई दवाई के रिएक्शन से, ओवरडोज से, या कोई स्टोन फंसने की वजह से यूरिन के रास्ते में, इस तरह की चीज़ों से ये किडनी फेलियर हो सकता है। इन्फेक्शन से कई बार किडनी फेलियर एक्यूट वाला हो सकता है। आमतौर पे इस तरह के ज़्यादातर कारण किडनी फेलियर के जो होते हैं वो रिवर्सेबल होते हैं, उनको ठीक किया जा सकता है अगर उस समय पर पकड़े जाएं तो। दूसरा जो किडनी फेलियर है, क्रॉनिक किडनी फेलियर, वो आमतौर पे 3 महीने, 6 महीने, साल से मरीज को चल रहा होता है, जिसमें किडनी धीरे धीरे करके उसका फंक्शन कम होता है। और वो मुख्यतः 4-5 कारण इसके रहते हैं। डायबिटीज़ इनमें सबसे ऊपर है। लगभग 50% मरीज किडनी फेलियर के, और जो लोग डायलिसिस पे हैं, डायबिटीज़ की वजह से किडनी खराब हो रहे हैं। पर मुख्यतः डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और नेफ्राइटिस, ये 3 मेन कारण हैं किडनी फेलियर के, क्रॉनिक किडनी फेलियर के। मैं कह रहा हूँ जी डॉक्टर साहब, किडनी से संबंधित जो आमूमन बीमारी होती है वो कौन सी बीमारियां होती हैं और उसमें कैसे हम लोग उसमें बच सकते हैं? किडनी फेलियर की बीमारियों को हम एक तो इस तरह से कह सकते हैं कि किडनी फेलियर हो गया, जो उनके जो फंक्शन है वो नहीं कर रहा है। कई बार क्या होता है कि कुछ ही एक फंक्शन है जो अफेक्टेड हुए हैं, दूसरे फंक्शन ठीक चल रहे हैं। ऐसे में कई बार हो सकता है कि खाली प्रोटीन जा रहा हो यूरिन में। कई मरीजों के नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं हम इसको, प्रोटीन यूरिया, ये बच्चों में काफ़ी कॉमन बीमारी है।
या फिर ब्लड प्रेशर उसकी वजह से बढ़ने लगता है किडनी डिजीज़ की वजह से। तो ये इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और किडनी के जो इन्फेक्शन है, ये भी एक किडनी की बीमारियों में आता है। जी। और डॉक्टर साहब, अमूमन कहा जाता है कि सुबह उठ के या हमने पूरे दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। जी, जी। तो किडनी पेशेंट भी अगर जितना पानी पीते हैं तो वो तकलीफ उनको हो जाती है। तो ये आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आमतौर पे नॉर्मल आदमी को लगभग दिन में 1.5 से 2 लीटर यूरिन आना चाहिए। उसके लिए मौसम के हिसाब से 2 लीटर से 3, 3.5 लीटर तक पानी का इंटेक आमतौर पे काफ़ी रहता है। जो लोग काफ़ी धूप में, मजदूर लोग जो दिन भर अगर धूप में आप फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो उनको 4-5 लीटर से भी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। पर लगभग ये मान के चलिए कि अगर आपको 1.5 लीटर के करीब यूरिन ठीक आ रहा है रोज़, तो वो पर्याप्त माना जाएगा। तो इसका मतलब आप काफ़ी पानी पी रहे हैं। बहुत ज़बरदस्ती पानी पीने की ज़रूरत आमतौर पे ऐसी होती नहीं है। और डॉक्टर साहब, अमूमन कई बार हमने सुना है कि यूरिन में झाग आना और खून आना ये भी आम हो रहा है। क्या कारण है? किडनी डिजीज का सिम्टम हो सकता है। जैसे मैंने बताया था कि यूरिन में झाग आमतौर पे जब प्रोटीन जाने लगता है काफ़ी मात्रा में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो मैं बीमारी बता रहा था, तो वो उस बात का इंडिकेशन होता है। वो हमें सिंपल सा टेस्ट होता है कि यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन, हम उसमें चेक करते हैं कि एल्बुमिन जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है। उसको कई बार हम 24 घंटे में क्वांटिटेट भी कर लेते हैं कि 1 ग्राम 2 ग्राम कितना जा रहा है। खून आने का संभावना 2-3 वजह से हो सकती है कि या तो नेफ्राइटिस जो मैं बीमारी बता रहा था कि जो लंबे समय में किडनी फेलियर कर सकती है, या फिर पथरी कहीं पर पड़ी हो, किडनी ट्यूमर में, किडनी के अंदर में कैंसर की कई बार ऐसी संभावना रहती है। खास करके 60 साल की उम्र के बाद अगर पेशाब में खून आ रहा है तो किडनी ट्यूमर की संभावना रह सकती है। प्रोस्टेट से भी कई लोगों को यूरिन में ब्लड आ सकता है। डॉक्टर साहब, किडनी स्टोन्स के बारे में आपने बात कही, तो अमूमन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी किडनी में स्टोन्स हैं? ज़्यादातर लोगों में तो सिम्टम्स हो जाते हैं। सिम्टम्स का मतलब है कि पेट में दर्द होगा, बगल में हमारे पेट के साइड में, कोख में हम जिसको कह सकते हैं, पसलियों के ठीक नीचे दोनों साइड में, जिस साइड भी पथरी बनी, बहुत तेज़ दर्द उठता है। इसको हम कोलिक कहते हैं, रीनल कोलिक या यूरेट्रिक कोलिक। वो काफ़ी हद तक असहनीय सा होता है। कई लोग बताते हैं उस टाइम उल्टी भी हो रहा है, मरीज उस समय करवटें बदलने लगता है, इतना तेज़ ये दर्द होता है। उसके साथ साथ में ही कुछ यूरिन में वो रुकावट महसूस कर सकता है, या हल्का सा ब्लड उसी टाइम पे आ सकता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है। पर 15-20% मरीजों में किडनी स्टोन एसिम्टोमेटिक, वो साइलेंट पड़े रहते हैं। किसी और वजह से हमने अल्ट्रासाउंड किया, पता चला कि किडनी में स्टोन भी पड़ा हुआ है। तो वो डिपेंड करता है कितना बड़ा साइज का है, कहीं फंसा हुआ है कि नहीं है, उस हिसाब से हम उसका आगे का ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। जी डॉक्टर साहब, यदि किसी की एक किडनी फेल हो जाती है तो क्या एक किडनी से भी जीवन यापन किया जा सकता है? जी बिल्कुल, पूरी तरह से किया जा सकता है। किसी भी वजह से किडनी स्टोन या उसमें ट्यूमर था, वो किडनी को निकालना पड़ा हमें किसी वजह से, और दूसरा किडनी अगर बिल्कुल ठीक है तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल हम जी सकते हैं। 1000 में से एक आदमी एक ही किडनी लेके पैदा होता है, सिंगल किडनी। बाद में पता चलता है अरे आपके पास तो एक ही किडनी है, कोई बात नहीं, चलता रहेगा काम, कोई दिक्कत नहीं जी। अनलेस वही बीमारी कुछ उस किडनी में दूसरे में भी आने की संभावना हो। लेकिन कोई एक ही तरफ वाली बीमारी थी तो फिर उसको कोई दिक्कत आमतौर पे होती नहीं। ऐसा ट्रांसप्लांट में भी लोग डोनेट कर देते हैं किडनी अपने किसी रिश्तेदार को, तो वो तो एक ही से काम चलता रहता है उसका। और डॉक्टर साहब, कुछ पेशेंट्स हैं जिनकी किडनी श्रिंक हो जाती है, या श्रिंक या बचपन से ही श्रिंक होती है, बाद में पता चलता है, तो क्या ये कोई खतरे की बात तो नहीं? जी, ये खतरे की बात है। श्रिंक का मतलब है कि किडनी में किसी वजह से कभी इंजरी हुई थी, मतलब एक तरह का घाव हुआ था वहाँ पर, और वो जब घाव भरने लगता है तो घाव हमने देखा कि नॉर्मल मास में भी थोड़ा सा सिकुड़न ले आता है। इसी तरह से किडनी में भी श्रिंकेज आने लगता है। वो आमतौर पे इस बात का इंडिकेशन होता है कि अब ये बीमारी को पूरी तरह से ठीक तो नहीं किया जा सकेगा। कुछ उसको हम उसके बढ़ने की रफ्तार को कम कर सकते हैं, उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से शायद तब ठीक नहीं कर सकते हम। तो श्रिंकेज एक अच्छा सिम्टम नहीं है। अगर इन्वेस्टिगेशन में, अल्ट्रासाउंड में ऐसा आ रहा है कि किडनी श्रिंक कर गया है, तो वो पूरी तरह से ठीक होने वाला आमतौर पे नहीं होता फिर। और यदि कोई पैदा ही श्रिंक किडनी के साथ हुआ हो? ऐसा कम होता है। कुछ लोगों में, बहुत रेयर बच्चों में जब पैदा होते ही हमने देखा कि वो ठीक से डेवलप हो ही नहीं पाए थे किडनी उनमें, लेकिन किडनी फेलियर फिर बहुत जल्दी हो जाता है, तो उनका जनरली ऐसा सर्वाइवल फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। सिंगल किडनी जरूर ऐसा होता है जो पहले से ही छोटा होता है, किसी तरह से एक किडनी ठीक डेवलप हो गया, दूसरा नहीं डेवलप हो पाया, तो वो बाद में हमें दिखता है कि इसके पास एक ही किडनी है, क्योंकि वो सिकुड़ के इतना छोटा हो जाता है कि हमें अब दिखता नहीं अल्ट्रासाउंड में। तो हम बाद में बताते हैं उसको कि आपके पास एक ही किडनी है और आपका वो ठीक काम कर रहा है। जी डॉक्टर साहब, क्या किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कोई प्रॉपर डाइट हम लोग को फॉलो करनी चाहिए?
जी, आमतौर पे जो स्वस्थ इंसान है जिसको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर नहीं है, बहुत ज़्यादा अलग से कोई किडनी के लिए डाइट लेने की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मल प्रिकॉशन जितनी सबको लेनी होती है कि बहुत एक्सेसिव फास्ट फूड, हाई सॉल्ट इनटेक से बचें, नमक वाली चीज़ें थोड़ा सा कम खाएं, नमकीन, चिप्स वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर ऑलरेडी है तो उससे संबंधित जो प्रिकॉशंस हैं, जो परहेज़ हैं, वो हमें करके रखने पड़ेंगे ताकि फिर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे और वो किडनी को ख़राब ना कर सके। ऐसा ही शुगर के मामले में भी है। तो सर क्या ये मिथ है या असल बात है कि किडनी पेशेंट्स को खट्टे से परहेज रखना चाहिए? खट्टे से मतलब मैं अभी बता रहा था कि सिट्रस फ्रूट्स, नींबू, संतरा, मौसमी, इन सब में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो जिनको किडनी फेलियर होता है, खास करके किडनी फंक्शन जब 25-30% ही रह जाता है, तब ये खट्टे वाला परहेज जो सिट्रस फ्रूट्स वाला बहुत ज़्यादा आता है, पोटेशियम की मात्रा जिनमें ज़्यादा रहती है। तो ये इसमें आते हैं केला, अंगूर, संतरा, मौसमी, इस तरह के फलों में ज़्यादा पोटेशियम होता है। तरबूज, खरबूजा गर्मियों में बहुत आता है, इनमें भी पोटेशियम ज़्यादा रहता है। नारियल पानी आजकल बहुत मिलता है, इसमें भी पोटेशियम काफ़ी रहता है। तो इन चीज़ों का हम रिस्ट्रिक्शन बताते हैं। खट्टा खाने की इच्छा हो तो आप दही ले सकते हैं, दही उसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो मोस्टली वो पोटेशियम बढ़े ना उसका मरीज का, उसलिए हम रिस्ट्रिक्शन बताते हैं। तो सर जैसे अभी डेंगू काफ़ी फैला, हम सभी ज्ञात हैं इस चीज़ से, तो नारियल पानी की सलाह दी गई, लेकिन जो किडनी पेशेंट है उनके भी प्लेटलेट्स कम हुए। उनके लिए बहुत स्पेशल प्रिकॉशन है कि अगर उनका किडनी फेलियर सिग्निफिकेंटली है, मतलब 20-30% ही रह गया किडनी फंक्शन, तो उनको ये सलाह दी जाती है कि या तो वो मॉनिटर करके लें, पोटेशियम टेस्ट करवाते रहें बीच बीच में, या फिर ना लें उसको, क्योंकि उनमें पोटेशियम के बढ़ जाने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वो फिर बहुत सीरियस हो सकता है, कई बार हार्ट की रिदम को गड़बड़ कर देता है। तो सर फिर प्लेटलेट्स कैसे हम बढ़ा पाएंगे? जैसे नारियल पानी से सुना है कि प्लेटलेट्स बढ़ती हैं। अच्छा, तो ये आपने सही पूछा। मुझे तो नहीं लगता कि नारियल पानी से प्लेटलेट बढ़ेगा। ये स्पॉन्टेनियस रिकवरी है, ये सारे वायरल इन्फेक्शन, इसकी कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है। हमें सिर्फ सपोर्टिव नारियल पानी इसलिए एडवाइस करते हैं कि पानी की कमी ना हो जाए शरीर के अंदर में, तो वो एक आसान जरिया है पानी देने का मरीज को। उससे थोड़ा सा ताकत भी मरीज को महसूस होती है, क्योंकि खाना वो बहुत अच्छा खा नहीं पा रहा होता, तो उसमें कैलोरीज भी अच्छी होती हैं। लेकिन नारियल पानी से प्लेटलेट ठीक होगा या पपीते के पानी से प्लेटलेट ठीक होगा, ये मिथ इसमें मैं मिथ है, बिल्कुल मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस बात से। आप क्या सलाह देते हैं कि हमें साल में कितनी बार अपना किडनी का टेस्ट कराना चाहिए? 40 साल के नीचे तो बहुत ज़्यादा रेगुलर, जब तक आप एसिम्टोमेटिक है, कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आमतौर पे ये सजेशन रहता है कि सालाना एक बार टेस्ट करवा लेने चाहिए, जिनको कोई दिक्कत नहीं है। जी। जिनको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है उनको थोड़ा और जल्दी करवा सकते हैं, या उनकी पिछली रिपोर्ट के मुताबिक हम अगला दिन डिसाइड कर सकते हैं कि 6 महीने में करना है या 3 महीने में। पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो 40 की उम्र के बाद साल में एक बार रूटीन टेस्ट, किडनी के, ब्लड प्रेशर के, शुगर की जांच ये होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, किडनी में जो स्टोन्स होते हैं, तो स्टोन्स कैसे डेवलप होते हैं? स्टोन्स की कई सारी मैकेनिज्म्स हो सकती हैं, पर आमतौर पे जनरल अंडर हाइड्रेशन की वजह से, पानी की कमी से क्या होता है कि जो मिनरल्स हमारे यूरिन के थ्रू निकलते हैं वो कहीं पर अपनी एक जगह बना लेते हैं, वो फोकस धीरे धीरे बनने लगता है और उसी के ऊपर वो जमता जाता है, कैल्शियम या ऑक्जेलेट, इस तरह की चीज़ें। तो धीरे धीरे वो पथरी का रूप लेने लगता है। तो उसमें बचने का तरीका सिंपल यही है कि हमें पानी आमतौर पे पीते रहना है। एक आसान सा तरीका कितना पानी पीना है, वो ये हो सकता है कि यूरिन का जो कलर है ना हमारा, वो कभी कभी हम देख लें वो लगभग पानी जैसा हो तो बहुत अच्छा रहेगा। जब पीलापन उसमें आने लगेगा, इसका मतलब हमने पिछले कुछ समय में कम पानी पिया आज, तो थोड़ा और बढ़ाने की आवश्यकता है। जी। और डॉक्टर साहब, जो लोग धूम्रपान करते हैं या मदिरा पान करते हैं, तो देखा गया है कि वो किडनी में सीधा अटैक करता है, तो आपका क्या संदेश रहेगा? सीधा तो शायद दोनों का नहीं होता, लेकिन जिनको किडनी डिजीज़ है, धूम्रपान खास करके स्मोकिंग, उनके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो किडनी डिजीज़ का जो प्रोग्रेशन है वो और तेज़ी से बढ़ेगा। जितना उसकी बढ़ने की रफ्तार थी किडनी के ख़राब होने की, वो अगर स्मोक वो मरीज करता रहेगा तो उसका और तेज़ी से ख़राब होगा किडनी। और डॉक्टर साहब, किडनी के पेशेंट हैं, ज़्यादा दवाई तो खा नहीं सकते, उनको अगर बीपी की बीमारी भी है, थायराइड भी है, तो बहुत ही पर्टिकुलर और स्पेसिफिक रहना पड़ता है उन्हें। तो इस चीज़ से हम कैसे उनको मेडिकेशन में क्या उनको मुझे लग रहा है कि बिना अपने फिजिशियन की सलाह के दवाई ऐसी नहीं लेनी चाहिए। इवन ब्लड प्रेशर में भी, ब्लड प्रेशर को जब हम कंट्रोल रखने की कोशिश भी करेंगे तो भी उसमें हमें कुछ सेलेक्टिव दवाइयाँ कई बार हम नहीं दे सकते, जो दूसरे नॉर्मल किडनी फंक्शन वाले में हम बड़े आराम से दे सकते थे।
तो आप हमें अपने फिजिशियन से रेगुलर संपर्क में रहने की ज़रूरत होता है, और ज़रूरत पड़ने पे कोई स्पेशलिस्ट से, नेफ्रोलॉजिस्ट से, या जो इस डिजीज़ में ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हो उनसे मिल लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, गर्मियों में तो पानी पिया जाता है, लेकिन सर्दियों में हम देखते हैं बहुत ही कम हो जाता है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो नॉर्मल रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है बॉडी का। सर्दियों में अब पसीना कम आता है, तो जो हमारे सांस में, बोलने में या पसीने के द्वारा जो वाटर लॉस होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो अंदर सेंसर लगे हुए हैं, आप ऐसा मान के चलिए, हमारे बॉडी के अंदर में हमें फील हो जाता है कि अब हमें प्यास लग रही है, इसका मतलब अंदर पानी की कमी हो रही है। तो हमारे ब्रेन में इस तरह के सेंसर लगे हुए हैं जो बॉडी के पानी के कंसंट्रेशन को पहचान लेता है कि पानी की कमी है, पीना है या नहीं पीना है आमतौर पर। और डॉक्टर साहब, आजकल जो यूथ है वो फिटनेस फ्रीक तो है, लेकिन अपनी बॉडी बिल्डिंग करने के लिए वो प्रोटीन्स वगैरह ये सब जो हमारे पैक्स आते हैं उनको वो ग्रहण करते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? इस तरह के सप्लीमेंट से बचना ठीक रहेगा, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि 3 से 6 महीने में एक दो लड़के आते हैं। आमतौर पे लड़के ही होते हैं, लड़कियां कम इस तरह का करती हैं। और उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि उनको नेचुरल प्रोटीन लें, मतलब एग खाएं, एग वाइट लीजिए, पनीर लीजिए, दालें खूब लीजिए, चिकन खा सकते हैं, फिश ले सकते हैं। मटन का सेवन इन जनरल हम कम एडवाइस करते हैं, क्योंकि उसमें फैट का कंटेंट, जो चर्बी ज़्यादा होती है। लेकिन नेचुरल प्रोटीन लीजिए जो हम रूटीनली डेली खाते हैं। दूध ले सकते हैं, तो जो हम नॉर्मल खाने में खाते हैं उसको इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज और योगा का क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी में, और किडनी को कैसे हम लोग स्वस्थ रख सकते हैं? एक्सरसाइज, चाहे कोई किसी बीमारी से पीड़ित हो या स्वस्थ हो, एक्सरसाइज जीवन का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। हमें अपने शरीर को कुछ समय एक्सरसाइज के लिए ज़रूर देना चाहिए। इसको हम चाहे योगा कह लें, एक्सरसाइज कह लें, फिट वर्जिश कह लें, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हमें कुछ ना कुछ अपने बॉडी को गतिमान बनाए रखना है, मसल की स्ट्रेंथ को बनाए रखना होता है, और रेगुलर डेली आधे से पौन घंटा कम से कम इस बात पे देने की आवश्यकता है। जी। और डॉक्टर साहब, जैसे जो महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो दौर होता है काफ़ी पेनफुल रहता है, तो उससे भी कई बार वो काफ़ी गरम इंटेक कर लेते हैं, उससे भी क्या किडनी उससे कुछ रिलेशन रखता है? नहीं, उससे डायरेक्ट रिलेशन नहीं रखता है, और उन दिनों कुछ ऐसा स्पेशल डाइट भी खाने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल खाना खाइए, आमतौर पे पानी की मात्रा ठीक ठाक लेके रहनी चाहिए। सफाई का ध्यान इसमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये बात आई है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि लोग नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन यूज करने से ना हिचकें। गांव में अक्सर अभी तक भी शायद काफ़ी सारे घरों में या गांव में अभी तक भी लेडीज़ कपड़ा वगैरह इस्तेमाल करती हैं, तो उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है और वो आकर वापस किडनी तक भी पहुँच सकता है। जी। तो इसलिए साफ सफाई का ध्यान रखना, हाँ, वो हाइजीन बहुत ज़रूरी है। और कई बार ऐसे भी हमने कहीं पढ़ा था डॉक्टर साहब कि जैसे कुछ लोग का एकदम से यूरिन बंद हो जाता है अचानक, ऑल ऑफ अ सडन, कोई बहुत हेल्दी है उसके बावजूद भी, तो ये अचानक कैसे हो जाता है? कोई ना कोई चीज़ फंसी होगी रास्ते में, या तो स्टोन आया होगा, या प्रोस्टेट ऑलरेडी था उनको, पेशेंट को, वो एक क्रिटिकल स्टेज पे आकर के इतनी स्वेलिंग अचानक एक दिन होगी, वो बिल्कुल ही बंद हो गया। पहले तो थोड़ा बहुत उसका काम चल जा रहा था, या कोई स्टोन ऊपर से आ रहा था, या तो आप दोनों तरफ में फंस गया हो, या ब्लैडर के मुंह पे आके फंस गया हो। इस तरह से कई बार अचानक बंद पड़ने का संभावना रहती है। तो डॉक्टर साहब, ऐसे में कोई फर्स्ट एड के टिप्स आप कुछ देना चाहें? उसमें एक तो कॉन्स्टिपेशन से थोड़ा सा बच सकते हैं। जब तक आप अस्पताल नहीं पहुंच सकते, बंद पड़ने पे हल्का सा सिकाई पेट की करी जा सकती है। और कई बार पोस्चर चेंज से बहुत ज़्यादा उसको दबाएं नहीं, क्योंकि फिर वो यूरिन वापस किडनी की तरफ जाने का डर रहता है। प्रोस्टेट, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट हमारे यूरिन के फ्लो के रास्ते में ही आता है, वो उम्र के साथ में पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड जब बढ़ने लगती है तो यूरिन के रास्ते को रोकने लगता है। कई लोगों में इतना रोक देता है कि बंद पड़ जाता है, यूरिन आना बिल्कुल बंद हो जाता है, फिर हमें नली डालनी पड़ती है। कई लोगों में प्रोस्टेट के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है, वो दूरबीन के द्वारा होता है। और ज़्यादातर लोगों में वैसे दवाई से प्रोस्टेट सुधर सकता है, अगर आपने टाइम से दवाई शुरू करी तो। और डॉक्टर साहब, कई बार किडनी पेशेंट्स में क्या होता है, जो उनका स्लीपिंग पोस्चर होता है उसके गड़बड़ होने से भी काफ़ी पेन होता है। कभी कभार वो काफ़ी चीज़ें, चाहे मैग्नेटिक की बात करें कि कहते हैं कि आराम मिलेगा, वो लगाते ज़रूर हैं, लेकिन उससे फिर पेनफुल हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो पेन है इन जनरल, बॉडी एक मसल पेन और बोनी पेन है किडनी डिजीज वालों में, मैंने बताया कि मोस्टली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विटामिन डी के कमी के चलते ये होते हैं। तो उनमें हमें पोस्चर का तो किसी भी हालत में ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन
उसको मसल्स को हमने किसी भी तरह से रिलैक्स रखना है, मतलब उसमें स्पाजम ना जाए, उस पर खिंचाव ना आए किसी तरह से, इस तरह का हमें। काफ़ी लोग एक्यूप्रेशर कराते हैं, एक्यूपंक्चर कराते हैं, फिजियोथेरेपी करा लेते हैं, तो उस पल भर के लिए तो आराम मिलेगा, लेकिन बाद में वो सब चीज़ें हैं कि आपके मसल्स का जो तनाव था ना उसको कम करने में हेल्प करती है। चाहे वो फिजियोथेरेपी है, मसल में जो बैक में स्पाजम हो गया, अचानक आपकी कमर अकड़ गई, तो उसमें वो सब चीज़ें एक्यूप्रेशर या फिजियोथेरेपी इस तरह से कुछ मदद करती होंगी, लेकिन उसका जो बेसिक कारण है उसको हमें देखते रहना चाहिए साथ साथ में कि ऐसा क्यों हुआ था, ताकि हम उसको दोबारा होने से बच सकें। जी डॉक्टर साहब, हमने कहीं पे देखा था कि अगर हम लोग मुट्ठी बंद करते हैं तो ये जो साइज़ होता है हमारे हार्ट का साइज़ होता है, तो हमारे कि किडनी का भी हम लोग साइज़ ऐसे पता कर सकते हैं? लगभग इतना ही होता है, मुट्ठी के आकार का ही होता है। 2 किडनी होते हैं हमारे शरीर में, और दोनों किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जिसका ऑर्गन के हिसाब से ब्लड फ्लो वो सबसे ज़्यादा लेता है पर मिनट। अगर हम देखें तो ब्रेन का जो पर मिनट का ब्लड फ्लो है 300-400 ग्राम है, और किडनी का 1200 है। तो किडनी का जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है। कई लोगों में अगर खून का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है तब भी किडनी डिजीज़ ऐसे कुछ लोगों में हो सकता है। तो किडनी साइज में जितना छोटा लगता है, फंक्शन वाइज वैसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि सारे टॉक्सिन्स उसी के जरिए ज़्यादातर बाहर निकलेंगे। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि ब्लड प्रेशर रहता है, ये भी किडनी को काफ़ी इफेक्ट करता है, तो इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं? ब्लड प्रेशर अब काफ़ी कॉमन होता जा रहा है, और अब परेशानी की बात यह है कि काफ़ी सारे लोगों में मेरे को ब्लड प्रेशर है मुझे पता ही नहीं होता जब तक हम उसको नाप नहीं लेते बीपी की मशीन द्वारा। कई लोगों को जिनको बीपी डायग्नोस हो भी जाता है उनको दवाई लिख के भेज देते हैं टेस्ट करने के बाद, लेकिन वो कहते हैं कि आज तो मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर आज ठीक है, मेरा सिर में कोई भारीपन नहीं है। वो बहुत ही गंभीर मामला है। ब्लड प्रेशर की दवा को कम ज़्यादा या बंद करना या शुरू करना सिम्टम्स के आधार पर ना जाएं, क्योंकि ब्लड प्रेशर बिल्कुल सिम्टम फ्री डिजीज़ है। इसका कोई लक्षण नहीं होता आमतौर पे। लक्षण हो गए अगर ब्लड प्रेशर की वजह से सिर दर्द हो रहा फिर तो बहुत सीरियस है मामला, फिर काफ़ी हम आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है पता लगाने का, ब्लड प्रेशर की मशीन से जो हाथ में बांध करके नापते हैं उसी से पता लगेगा। डॉक्टर साहब, किडनी फेलियर अगर हो जाए तो सबसे पहला पूछना चाहेंगे कि कैसे पता चलेगा कि किडनी फेल हो गया, और दूसरी बात अगर हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? इसके पहले डायबिटीज एक और कारण रह जाता था ब्लड प्रेशर के अलावा जो किडनी फेलियर का है। मैंने बताया था कि लगभग आधे किडनी फेलियर डायबिटीज के ही वजह से होते हैं। आपने पूछा कि अगर किडनी फेलियर हो गया तो हम क्या कर सकते हैं। किडनी फेलियर की परिभाषा आमतौर पे होती है कि जब दोनों किडनी मिला करके 10%, नॉर्मल के 10% से भी कम काम करने लगे, उस अवस्था को हम किडनी फेलियर कह देंगे कि पेशेंट को अब इस किडनी से काम नहीं चल पा रहा है, दवाइयों से भी काम नहीं हो पाएगा, तो हमें इसका और कोई विकल्प देखना पड़ेगा। इस तरह की सिचुएशन में 2 विकल्प हमारे पास रहते हैं, डायलिसिस या फिर गुर्दा प्रत्यारोपण। डायलिसिस मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि वो एक तरह का कृत्रिम प्रक्रिया है जिसमें हमने ब्लड को मशीन में डालते हैं, उसमें एक आर्टिफिशियल किडनी लगा रखा है, फिल्टर हमने, वो फिल्टर करके हमें कुछ हद तक किडनी का काम करके देता है। या फिर उससे बेहतर विकल्प किडनी फेलियर के मरीजों में जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट हैं उनमें होता है ट्रांसप्लांट। कोई परिवार का सगा संबंधी उनका अपना गुर्दा दान करे अपनी इच्छा से, और वो किडनी उस मरीज में लगाया जाए। अगर वो सक्सेस हो जाता है, जो कि काफ़ी लोगों में 98-95% से ज़्यादा सक्सेस रेट है किडनी ट्रांसप्लांट की, वो फिर चल पड़ेगा तो हम लगभग काफ़ी हद तक नॉर्मल रह सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, आपसे भेंट वार्ता करके बहुत आनंद आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी हमारा ये वाला एपिसोड अन्य बाकी एपिसोड्स की तरह बेहद पसंद आया होगा। चलते चलते कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो अपने जीवन के दुख गिनना बंद करिए और दूसरों के जीवन के सुख गिनना। और इन्हीं पंक्तियों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि द कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन उत्तराखंड पर। आप फिलहाल हमारे आज के मेहमान डॉक्टर विक्रम सिंह जी को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।